So, good morning and welcome. In this lecture, in great detail, we will talk for mitochondria. Let me tell you that this lecture is especially important because the entire chapter, cellular respiration, is based on the structure of mitochondrion. मी म्हटलं की या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण खूप डिटेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया शिकणार आहे. याचं अधिक महत्त्व हे आहे की जर तुम्ही हे लेक्चर खूप ध्यानपूर्वक ऐकलं, त्याच्या नोट्स बनवल्या, तर मला हे म्हणायचं आहे की सेल्युलर रेस्पिरेशन नावाचा जो पुढे येणारा टॉपिक आहे, ज्याच्यावर 2 क्वेश्चन नीटमध्ये असतात, तर तो समजायला सोपा जाईल. कारण त्यावेळी आपण हे नहीं पाहणार तेवढ्या डिटेलमध्ये, कारण आता आपल्याला माहिती है कि होतेच आहे म्हणून. सो मैंने कहा इस लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करेंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन नाम का टॉपिक शुरू होगा. उस वक्त वापस एक बार माइटोकॉन्ड्रिया आएगा तो हम लोग उसको स्किप करेंगे, क्योंकि अभी आज वो डिटेल में होने जा रहा है. ऐसा ही जब मैं पढ़ाऊँगा प्लास्टिड म्हणजे क्लोरोप्लास्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा. वो इसीलिए कि और एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, वो पूरा उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड है. तो वापस एक बार जब फोटोसिंथेसिस में स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आएगा तो आप नहीं कह पाओगे कि हम नहीं जानते क्लोरोप्लास्ट. वहाँ भी हम लोग उसको स्किप कर देंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में होने जा रहा है. नाउ अ स्पेशल रिक्वेस्ट, while studying the mitochondrion and chloroplast, I will go in much detail with context to respiration and photosynthesis. Few things you might find it difficult to grasp. So please ignore them because it is in the part respiration or in the part photosynthesis. देखो, मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे. इतना डिटेल में हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारा उसमें एक फ़ायदा है. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस नाम के जो 2 टॉपिक आने वाले हैं, जिस पे 5 क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो. मैंने ये भी साथ में कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में, शायद आपको ना समझे तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि वो आने वाले चैप्टर में होगा. उसका फाउंडेशन मुझे बनाना है. तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लुरल. म्हणजे एक आहे तर माइटोकॉन्ड्रियन, अनेक असले तर माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रियन इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल. तो सर, पहला पॉइंट आपने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में रहता, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं. क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में आप जानते नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज देयर. तो सर, यहाँ आपने एक इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई थी, वो ये कि वहां माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है प्रोकैरियोटिक सेल में? मेसोजोम. इट इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट. ये नीट क्वेश्चन था. सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन मेसोजोम, क्योंकि वहां नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया. सेकेंड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रियन कैनॉट बी सीन unless it is stained with a specific dye color. A specific dye used to stain the mitochondria is genus green B. मैंने कहा
कि माइक्रोस्कोप के नीचे आप कोई सेल देख रहे हैं और उसमें ढूंढ रहे माइटोकॉन्ड्रिया, तो आसानी से नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप सेल को डाई नहीं करते, स्टेन नहीं करते। स्टेन म्हणजे डाई, और एक खास डाई का उपयोग होता है जीनस ग्रीन बी। आगे देखो, mitochondrion is known to every one of you since your school education. You used to call it as a cell power house. You know why? Because to do the various work and activities called metabolism, physiological processes, a cell need energy, and the energy currency for the cell or biological system is adenosine triphosphate. And these energy currency, that is ATP, adenosine triphosphate, are produced in mitochondria. So it gives a power to the cell to do its activities, and hence it is called cell powerhouse. तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रियन को हम लोग कहते सेल पावर हाउस। क्यों? सेल को जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस करनी हो, ऐसी कई सारी प्रोसेसेस है जो सेल करती है अपने आप को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ये सारी प्रोसेसेस बिना एनर्जी तो होती नहीं, मतलब कि सेल को चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी ना लाइट एनर्जी, ना साउंड एनर्जी, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ना विंड एनर्जी, ना टाइडल एनर्जी। हमारी सेल को जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, क्योंकि वही करेंसी है। जैसे हिंदुस्तान में डॉलर नहीं चलेगा, कोई येन करेंसी नहीं चलेगी, कोई यूरो नहीं चलेगा, हमारे हिंदुस्तान की करेंसी क्या है? रुपया। वैसे ही सेल को काम करते वक्त कोई लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं चलती, उसकी करेंसी है ATP। तो सर अब ये तो बात समझ में आई कि सेल को अपने सारे काम करने के लिए ATP के रूप में एनर्जी चाहिए, और वो ATP बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसीलिए सेल को काम करने की पावर वहां से आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसीलिए उसको कहते हैं सेल पावर हाउस। तो आपला पहिला पॉइंट होता की माइटोकॉन्ड्रिया हा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल आहे, जो फक्त यूकॅरियोटिक सेलमध्ये असतो, प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये नसतो। तिकडे मेसोझोम्स असतात, फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन। दुसरा पॉइंट होता की माइटोकॉन्ड्रिया पाहायचं असेल मायक्रोस्कोपमध्ये तर सेलला तुम्हाला स्टेन करावं लागेल, म्हणजे रंग द्यावा लागतो, आणि तो रंग एक स्पेसिफिक डाय असतो, जीनस ग्रीन बी। तिसरा पॉइंट होता की पहिल्यापासून तुम्हाला माइटोकॉन्ड्रियाबद्दल हे नॉलेज आहे की त्याला सेल पॉवर हाऊस म्हणतात। का? तो सर तुम्ही म्हणता की सेलमध्ये जेवढ्या काही ॲक्टिव्हिटीज होत असतील त्याला एनर्जी लागते। एनर्जीचे अनेक रूप आहेत, जसं लाईट एनर्जी, साऊंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ॲटसेट्रा ॲटसेट्रा। पण सेलला फक्त एनर्जी कोण्या फॉर्ममध्ये चालते? ATP, ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट, आणि ही एनर्जी करन्सी माइटोकॉन्ड्रियात बनते ड्युरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन, म्हणून तो पावर देतो ना पूर्ण सेलला, त्याचं नाव पडलं सेल पावर हाउस। अब थोड़ा आगे जाते, सर एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? तो डिपेंड द एक्टिविटीज और फंक्शन ऑफ द सेल। यू मीन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वराइंग थिंग? यस, इफ द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, say for example the liver cell called hepatocyte, the neurons, human sperm, meristematic cells, germinating seeds. So active cells have large number of mitochondria. So मैंने कहा कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये पक्का नहीं है। जो सेल ज़्यादा एक्टिव है उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे हमारी लीवर की सेल को हिपैटोसाइट कहते हैं, उसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारी नर्व सेल माने न्यूरॉन, वो बहुत एक्टिव है तो उसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। ह्यूमन स्पर्म में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट की बात करें
तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो जर्मिनेटिंग सीड्स, तो उसमें भी ढेर सारे है माइटोकॉन्ड्रिया. म्हणजे एका सेलमध्ये किती माइटोकॉन्ड्रिया असतं हे काही फिक्स नाही. मोर इम्पॉर्टंट दॅन दिस, that mitochondria are polymorphic structure. They do not have a definite shape. They may have a varying shapes, but more oftenly it is discoid, lane shape, biconvex. You may call sausage shape, काकड़ी सारखा. तो सर उसकी साइज क्या रहती? देखो, इट्स वेरी टाइनी सेल ऑर्गेनल. Under electron microscope, you can study in a great detail. Now, whatever picture you are looking at my board, they are ultra microscopic pictures. So, under a compound microscope, such details cannot be revealed at all. See the dimensions of mitochondria. This length from this point to this point, it is 2 to 4 micrometer, and this height is 1 to 2 micrometer. The average is half micrometer. तो ये हाइट है आधा माइक्रोमीटर और लंबान है 2 से 4 माइक्रोमीटर की. तो सबसे बड़ा न्यूक्लियस रहता, 2 नंबर रहता क्लोरोप्लास्ट और 3 नंबर रहता माइटोकॉन्ड्रिया. सो अभी हमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. इट इज़ अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. हम लोग कहते हैं ना, एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलते आफ्टर कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन. वो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता. 10वीं में आपने सीखा है. दूसरा पॉइंट, prokaryotic cell do not have mitochondria. Mesosome does the job of cellular respiration. Mitochondria can be seen in a cell only when the cell is stained with the specific dye called genus green B. Number of mitochondria per cell is varying thing. Metabolically more active cell have more number of mitochondria. The size and shape is varying. It is polymorphic. But the oftenly seen shape is sausage shape. Biconvex, discoid, lane shape. The length is 2 to 4 micrometer. The height is half micrometer. ये ध्यान में रखो. 2 ते 4 मायक्रोमीटर लांबी आणि उंची अर्धा मायक्रोमीटर असतो. आणि बघा आपल्या लेन्स सारखा आहे. अब थोड़ा आगे चलते हैं. अब हमें माइटोकॉन्ड्रियन को देखना है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तब जाके हमें उसके सारे डिटेल्स दिखेंगे. सो व्हेन अ माइटोकॉन्ड्रियोस इज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यू वुड सी दैट इट हैज अ आउटर मेम्ब्रेन which is smooth, tight and continuous. Then it has an inner membrane. And this inner membrane is folded upon itself to form the finger-like projections. तो सर आप कहते कि it has a outer membrane which is smooth and continuous and tight, not folded. The inner membrane is folded upon itself at several places to form the finger-like projections called cristae. म्हणजे बाहेरची मेम्ब्रेन स्मूथ आणि कंटिन्युअस आहे, त्याला काही फोल्डिंग बिल्डिंग नाही, टाईट आहे. आणि आतमधली मेम्ब्रेन आहे ना, तिला स्वतःवरच पडल्या अनेक फोल्ड आणि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तैयार झाले इनसाइड द मैट्रिक्स, अंदर की तरफ. और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं क्रिस्टी. दिस इज प्लूरल. एक है तो क्रिस्टा. तो सर
आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ आणि कंटिन्युअस असते, तिला फोल्ड नसतात. इनर मेम्ब्रेन स्वतःवरच अनेक ठिकाणी फोल्ड झाली आहे आणि फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स तयार झाले, त्याला म्हणतात क्रिस्टी. अब देखो, आउटर और इनर मेम्ब्रेन चिपकी तो है नहीं, बीच में ढेर सारी जगह है. आउटर इनर मेम्ब्रेन दोन्ही एकमेकाला चिपकलेले आहे का? नाही, मध्ये खूप सारी जागा आहे. या जागेला म्हणतात आउटर कंपार्टमेंट. आउटर कंपार्टमेंट किंवा आउटर चेंबर किंवा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. डोंट गेट बॉदर्ड बाय द वर्ड्स. You may remember a single word, outer compartment. It's a space between outer and inner membrane. It has a fluid. म्हणजे आउटर इनर मेम्ब्रेनच्या मधल्या जागेला आउटर कंपार्टमेंट म्हणतात, त्याच्यात फ्लुइड असतं, ते काही एवढं सिग्निफिकंट नाही आहे. नाव द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, दिस वन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितनी है स्पेस, इट इज कॉल्ड इनर कंपार्टमेंट. Inner compartment, and this inner compartment is filled with matrix. Inner compartment is filled with a fluid called matrix. अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें यह समझा कि एक ओवल शेप सेल ऑर्गेनल है जिसको डबल मेम्ब्रेन है. Outer membrane is smooth and continuous. Inner membrane is variously folded upon itself to form finger-like projections called cristae. Between outer and inner membrane, there is a space called outer compartment, and the space enclosed by inner membrane is called inner compartment, which contain matrix. अब देखो, each crista, crista म्हणजे finger-like projection. Each crista shows the presence of stacked bodies. Each crista shows the presence of stacked bodies. म्हणजे प्रत्येक क्रिस्टावर तुम्हाला दांडी असलेल्या बॉडीज दिसतात. अँड दे आर कॉल्ड F1 particles or oxysomes or elementary पार्टिकल्स. तो ये स्टाक बॉडी का नाम क्या है? F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल और ऑक्सीसोम. नाउ नोट दैट ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल और F1 पार्टिकल इज अ साइट ऑफ ATP सिंथेसिस. म्हणजे ऍक्च्युअली ATP बनाने वाला कंपोनेंट कौन सा आहे माइटोकॉन्ड्रिया का? F1 पार्टिकल. पण सर आपण तर म्हणतो की सेलला जेवढी काही एनर्जी लागते इन फॉर्म ऑफ ATP ती माइटोकॉन्ड्रिया देतो. पण माइटोकॉन्ड्रियाचाही कोणता पार्ट देत असतो? F1 पार्टिकल. हा नीट क्वेश्चन आहे. Which component of mitochondrion is concerned with ATP generation? So it is oxysome, elementary particle or F1 particle. बघा आता, outer membrane, inner membrane, outer chamber, inner chamber. Inner chamber मध्ये काय आहे? मॅट्रिक्स आहे, क्रिस्टी, आणि त्याच्यावरती काय आहे? F1 particles, elementary particles or oxysomes. अब सुनो, this matrix contain circular double stranded DNA. सो ये अंदर भरा जो मैट्रिक्स है ना, उसमें है सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड DNA. तो ये आपको पक्का करना है. DNA प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, नेकेड DNA.
आगे सुनो, दिस मैट्रिक्स आल्सो कंटेन राइबोसोम्स। अब आप राइबोसोम के बारे में क्या जानते? सर, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल. There are two type of ribosomes, 70S and 80S. These ribosomes present in the matrix are 70S. Underline. So matrix contains 70S ribosome. मतलब प्रोटीन बनाने की मशीन है. This also contain non-genetic RNA. सर, DNA भी है, हाँ. आरएनए भी है, नॉन जेनेटिक. मॅसेंजर आरएनए, रायबोझोमल आरएनए, ट्रान्सफर आरएनए, हे नॉन जेनेटिक आरएनए असतात, तेही आहेत. तो डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स, and also the matrix contain all enzymes required for Krebs cycle. Also called TCA cycle, also called citric acid cycle. तो एक ओवरव्यू मैंने बताया. सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, फिर इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी. आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट में भरा है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या है? एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स पड़े हैं. अब हमने इसका ओवरव्यू तो ले लिया, हमने इसकी इंट्रोडक्शन भी देखी. अब मैं जो 2 पॉइंट बताता उस पर और ध्यान दो. देखो, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया अभी कंप्लीट नहीं किया है, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं. मैंने कहा ना कि मुझे बहुत डेप्थ में जाना है. यू विल वेरी हैप्पी, यू विल फाइंड योर कंसेप्ट्स क्लियर दैट यू ऑलरेडी लर्नड इन 10th standard. Moreover, when we will start the respiration chapter, you will find the chapter truly easy. Simply you focus, and already I warned you that certain terms perhaps you won't get it by today, so you don't bother for them, but they are helpful in future. So we started like this. Mitochondrion is a double membrane bound cell organelle present in a eukaryotic cell only. Prokaryotes do not have mitochondria. It is a site of cellular respiration in eukaryotes. In prokaryotes, the respiration occurs in mesosome. Mitochondria can be seen in a cell only when it is stained with the dye genus green B. Number of mitochondria per cell is varying. Metabolically more active cell have more number of mitochondria. Say hepatocyte, a liver cell, neuron, a nerve cell, human sperm, meristematic cells in plant and germinating seeds. Then it is a polymorphic cell organelle. The shape and size is not fixed, but more oftenly it is sausage shape or oval shape or discoid shape. The length is 2 to 4 micrometer. इथून इथपर्यंत जी लेंथ आहे ते 2 to 4 मायक्रोमीटर, आणि इथून इथपर्यंत जी हाईट आहे इट इज 1 to 2 मायक्रोमीटर समजा. तर आपण एक ॲव्हरेज सांगू, 1/2 मायक्रोमीटर आहे. देन वी सेड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ थर्ड number cell organelle in size. The first is nucleus, second is chloroplast. This is smaller than chloroplast, half size of chloroplast. So its detail can be seen only under electron microscope. It is called cell powerhouse because to do the activity the energy is required. The energy currency for biological system is ATP, and the ATP currency is produced in mitochondria. Now we will study
the mitochondrion in detail. But before that, the 2 points are left. So one is, there are only 2 cell organelle which have their own DNA. One is mitochondrion and second is plastid म्हणजे क्लोरोप्लास्ट. तो सर तुम्ही म्हटलं असे 2च सेल ऑर्गनल आहे ज्यांच्याकडे स्वतःचा DNA आहे, मायटोकॉन्ड्रिया आणि प्लास्टिड म्हणजे क्लोरोप्लास्ट. हे सगळ्यात महत्त्वाचं. DNA होने की वजह से इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. मतलब सर किसी सेल में अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो 1 से 2 बन जाएंगे, हाँ, 2 से 4 बन जाएंगे, हाँ. दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. वो अपनी कॉपीज बनाना जानते. क्यों? क्योंकि उनके पास है खुद का DNA. So due to presence of DNA, you said it is self-replicating, yes. And the mode of replication is fission. As if the binary fission in bacteria or protozoa. So by fission they multiply. Second important thing, that कोई भी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन DNA के पास रहती. कोणत्याही प्रोटीनची माहिती कोणाला असते? DNAला. आणि प्रोटीन बनवायची मशीन कोण आहे? राइबोसोम. तो भाई इसके पास DNA भी है और 70S राइबोसोम भी है. अब DNA से इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुंचाने वाले मैसेंजर RNA. तो इसके पास RNA भी है. सो DNA, RNA, राइबोसोम, तो इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन्स. अब ये नीट क्वेश्चन है 2018 का. उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी. एक स्टेटमेंट में कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. यस, ट्रू, करेक्ट. दे हैव 70S टाइप ऑफ राइबोसोम but they cannot does the protein synthesis. This is wrong. They have 70S type of ribosome but they can produce their own proteins. तो ये टॉपिक मैंने पहले ही कहा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. हर लाइन से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं. तो अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सारी चीजें हमको अभी समझनी है. लेट अस स्टार्ट माइटोकॉन्ड्रिया in great detail as it is seen under electron microscope. The structure seen under electron microscope is called ultrastructure. So माइटोकॉन्ड्रियाला आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये पाहिलं तर जे स्ट्रक्चर दिसते त्याला काय म्हणतात? अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तर आता पहा, मी 5 पॉइंटमध्ये डिटेलमध्ये हा माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हाला स्टडी करून देतो. सगळ्यात पहिले काय दिसलंय? आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन. सो नंबर 1, आउटर मेम्ब्रेन. नंबर 2, इनर मेम्ब्रेन. सो टुगेदर दिस इज डबल मेम्ब्रेन. तो अब मैं सिर्फ डबल मेम्ब्रेन बताता. देखो, सो फर्स्ट पॉइंट, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. दिस स्पेस इज कॉल्ड आउटर कंपार्टमेंट, आउटर चेंबर और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. थर्ड पॉइंट, outer membrane is smooth and continuous but inner membrane is folded upon itself. So inner membrane is folded upon itself to form the finger like projections called cristae. Next, both the membranes are lipoproteinous like plasma membrane.
lipid bilayer, extrinsic intrinsic proteins, carbohydrate chain, cholesterol. तसंच, so both the membranes are made up of lipid plus protein and they are selectively permeable. These membranes are selectively permeable. They allow certain substances to come in, allow certain substances to go out. So this is everything for double membrane. Now second, after double membrane we will see the matrix, the fluid inside. First point, each mitochondrion is filled with a fluid which is colorless. This fluid is called मैट्रिक्स. तो हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा है जो कलरलेस है, उसे कहा गया है मैट्रिक्स. इट कंटेन, मैट्रिक्स मध्ये काय काय आहे? डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स and enzymes of Krebs cycle. So matrix contain DNA, RNA, 70S ribosome and enzymes of Krebs cycle. Third point, so circular double-stranded DNA. So this DNA is circular and double-stranded. So due to presence of DNA, the mitochondria is self-replicating. Mitochondrion is self-replicating. कोणामुळे? DNA मुळे. Next, because of 70S ribosome and non-genetic RNA, it can does its own protein synthesis. And last but not least, it is a site for Krebs cycle, which is the second step in aerobic respiration. तो सर आदि तुम्ही म्हटलं की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे मैट्रिक्स कहते, जो कलरलेस है. फिर आप कहते उसमें डीएनए है, आरएनए है, 70S राइबोसोम है और वो सारे एंजाइम हैं जो क्रेब्स साइकिल को आवश्यक है. फिर आप कहते कि डीएनए जो है वो सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है और डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. आरएनए और राइबोसोम्स की वजह से वो खुद के प्रोटीन खुद बना सकता. और आखिरी आपने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो सेकंड स्टेप रहती, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल, वो इस मैट्रिक्स में होता है. मग आता काय समजलं? तो सर ॲरोबिक रेस्पिरेशनची जी दुसरी स्टेप आहे, जिला काहीतरी क्रेब्स सायकल म्हणतात, टीसीए सायकल म्हणतात, साइट्रिक ॲसिड सायकल म्हणतात, ही वाली स्टेप कुठे होते? या मैट्रिक्समध्ये होते. अब हमें सेकेंड पार्ट समझ में आया, मैट्रिक्स. नंबर 3, अब देखो डबल मेम्ब्रेन हो गई, मैट्रिक्स भी हो गया. अब क्रिस्टी, so cristae are nothing but the foldings of inner membrane. Cristae are nothing but the foldings of inner membrane which are finger like projection in the matrix. क्रिस्टी म्हणजे इनर मेम्ब्रेनच्या स्वतःवर झालेल्या फोल्डिंग, ज्या फिंगर सारख्या आहे आणि कुठे घुसताय त्या मॅट्रिक्समध्ये. सो फर्स्ट पॉइंट, the foldings of inner membrane
that forms a finger-like projection within a matrix are called cristae, singular crista. They increase the surface area. अब देखो, समझो ये सरफेस एरिया कितना होगा, तो सर 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब देखो, इतनी सी जगह में जब फोल्डिंग किया तो सरफेस एरिया शायद 15 सेंटीमीटर हो गया होगा. सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. नेक्स्ट, क्रिस्टी के ऊपर कौन है? F1 पार्टिकल्स. सो ऑन क्रिस्टी देयर आर F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स. अब ध्यान दो, this inner membrane contain coenzymes, enzymes needed for third step of aerobic respiration. तो सर तुम्ही म्हटलं की ही जी आहे इनर मेम्ब्रेन, ज्याला पडल्या फोल्ड, तर त्याच्यावर काय आहे? कोएन्झाइम्स आहे, एन्झाइम्स आहे, इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आहे, जे तिसऱ्या आणि शेवटच्या स्टेपसाठी लागतात सेल्युलर रेस्पिरेशनच्या. अँड थर्ड अँड लास्ट स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यू कैन कॉल इट एज रेस्पिरेटरी चेन आल्सो. मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आज समझ में ना आए, आगे समझ में आएगी. डोंट बॉदर. तो सर, क्रिस्टी आर द फोल्डिंग्स ऑफ इनर mitochondrial membrane which are finger like projection in matrix of mitochondria. On cristae there are F1 particle, elementary particle or oxysome. They increase the surface area. आणि third and last step of aerobic respiration called ETS or respiratory chain, it is present on cristae, inner membrane and F1 particle. म्हणजे सर रेस्पिरेशनच्या किती स्टेप आहे? 3. त्यातली दुसरी स्टेप कोणती? क्रेब्स सायकल, ती मॅट्रिक्समध्ये होते. आणि तिसरी स्टेप ETS, ती या क्रिस्टा F1 पार्टिकलवर होते. क्रिस्टा म्हणजे इनर मेम्ब्रेनचीच फोल्डिंग आहे. क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए होती कि इसी इनर मेम्ब्रेन में है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कोएन्जाइम्स, एंजाइम्स. अब नंबर 4, F1 पार्टिकल. So on crista there are many stacked bodies called F1 particle or elementary particle or oxysome. So F1 particle, elementary particle or oxysomes are present on cristae. Second point, each crista has 3 parts. Each F1 particle, I am sorry, not crista. Each F1 particle has 3 parts. This is head. इसमें ATP सिंथेज एंजाइम रहता. ATP बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो इसमें रहता, हेड में. इसे F1 कहते. This is base. And this base is embedded in inner membrane. हा जो बेस आहे ना, हा त्या इनर मेम्ब्रेन मध्ये एम्बेडेड असतो. याला F0 म्हणतात. तो हेड इज F1
बेस इज F0 और ये जो डंडी है स्टाक, इसे F5 F6 कहते, F5 F6। तो इसीलिए तो मैंने कहा नीट क्वेश्चन था, विच कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज कंसर्न विथ एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी सिंथेस एन्झाइम कुठे आहे? हेड मध्ये, आणि म्हणून हा F1 पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो F1 particle, elementary particle or oxysome are present on cristae. Each F1 particle has three parts: head, stalk and base piece. And it is the part component which is concerned with ATP synthesis. आता पहा, डबल मेम्ब्रेन झाली, मॅट्रिक्स झाला, क्रिस्टी झाली, F1 पार्टिकल झाले। आता मैंने ये वाला पोर्शन कट करके यहां पर निकाला कि दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्रिस्टा, त्याच्यावर F1 पार्टिकल, मग एक F1 पार्टिकल सेपरेटली काढला। अब मुझे आपको बताना है थोड़ा सा 5 मिनट में एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने बहुत बार सुना है कि रेस्पिरेशन हमें एनर्जी देता है। वैसे तो 3 रेस्पिरेशन रहते, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। 5वीं छठी के बच्चे को पूछा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो कहते कि अंदर ऑक्सीजन लेना और बाहर CO2 छोड़ना। तो कहना कि इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हेंटिलेशन। जसं खिडकीमधून आहे ना, रूम मधली खराब हवा बाहेर जाते आणि बाहेरची फ्रेश हवा आतमध्ये, म्हणून खिडकीला आपण काय म्हणतो? व्हेंटिलेटर। इट गिव्स व्हेंटिलेशन। दूसरा रेस्पिरेशन रहता कि ये जो ऑक्सीजन फेफड़ों में गया, म्हणजे आपण श्वास घेतल्यावर ऑक्सिजन कुठे गेला? लंग्समध्ये। तिथे हिमोग्लोबिन इन ब्लड टेक द ऑक्सिजन। मग हिमोग्लोबिननं घेतला ऑक्सिजन आणि मग ब्लडनं ऑक्सिजन दिला प्रत्येक सेलला। तो सर ब्लड कैपिलरी में से जब ब्लड जाता है ना, वो हर सेल को देता ऑक्सीजन और बदले में सेल से लेता CO2। मतलब यहां ब्लड और सेल के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है? तो सर ब्लड देते ऑक्सीजन, घेते CO2। दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। बट जिस रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा वो है सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेलच्या आत काय झालं? तो देखो, सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे, तो तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा, मी अगदी सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करतो। उद्देश काय आहे या लेक्चरचा? की माझ्या स्टुडंट्सला समजलं पाहिजे कसं प्रेझेंटेशन आहे, याला महत्त्व नाही हो। तुम्हाला समजून घ्या की सर मला आता समजलं रेस्पिरेशन 3 असतात। ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ना एक्सटर्नल, ब्लड से ऑक्सीजन सेल को देना और CO2 लेना इंटरनल, और जो सेल के अंदर होगा वो सेल्युलर। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे काय असतं पहा, जो भी है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर, तो समझो ये है एक सेल, तो सेल के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मोस्टली ग्लूकोज। तो हम लोग जब चपाती खाते, चावल खाते, पोहे खाते, वो हजम होने के बाद क्या बनता? ग्लूकोज। तो ब्लड उसको उठाता और हर सेल को पहुंचा देता। आता काय समजलं? तो सर आप कहते कि हम लोग जब खाना खाते और उसको हजम करते तो हमारे इंटेस्टाइन में बनता ग्लूकोज, और ब्लड ग्लूकोज को लेता और हर सेल को पहुंचाता। तो हर सेल के पास क्या है अब? ग्लूकोज, म्हणजे कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया, सो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स।
into simple with release of energy. Breakdown of complex into simple with release of energy इज कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन. तो मग हा कॉम्प्लेक्स कोण आहे? ग्लूकोज. और अगर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो 6 ऑक्सीजन. सो 1 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन. तो हा कोण आहे? कॉम्प्लेक्स प्लस O2. इट गिव्स 6 CO2 म्हणजे सिंपल प्लस 6 H2O सिंपल प्लस 38 ATP. तो सर एक ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो 6 CO2, 6 H2O और 38 ATP बनते. तो ये CO2 क्या है? गंदगी जो हम नाक से फेंक देते. ये वाटर जो है वो मेटाबॉलिक वाटर, वो साइटोप्लाज्म में रहता. और ये हमारे काम की चीज है 38 ATP. हम सारी एक्टिविटी करने के लिए, अब मैं बोल रहा हूं तो उसे जो एनर्जी चाहिए तो कौन से फॉर्म में चाहिए? ATP के फॉर्म में. तो एका ग्लुकोज पासून किती ATP भेटतात? 38. जर त्याचं झालं एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये सब एक झटके में नहीं होता, इसके लिए 3 स्टेप रहती. ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे. और ये ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे होता है साइटोप्लाज्म में, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया. रिमेंबर, ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया. और यहां हमें सिर्फ मिलते 2 ATP ग्लाइकोलिसिस की वजह से. फिर होता क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल और सिट्रिक ऍसिड सायकल. आता मला ग्लायकोलिसिसमध्ये 2 पायरुविक ॲसिड, 2 ATP, 2 NADH2 भेटतात हे नाही सांगायचं. आपल्याला आत्ताच असं भटकल्यासारखं वाटेल. फक्त आपल्याला 3 स्टेप माहीत पाहिजे की ग्लायकोलिसिस 2 ATP साइटोप्लाज्म में हो जाता. क्रेब्स सायकल, TCA सायकल और साइट्रिक ॲसिड सायकल. सांगा बरं, क्रेब्स सायकल कुठे होते? मॅट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये होते. आणि हा आपल्याला देतो 2 ATP. अब कितनी मिल गई? 2 और 2 4. सो 38 में से 4 मिल गई, बाकी है 34. तो ETS और टर्मिनल ऑक्सीडेशन, दिस इज अ 3rd स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये हमें देती है 34 ATP. तो सर मग ETS कुठे होते? इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी आणि F1 पार्टिकल. और सबसे ज्यादा एनर्जी मिली 34. तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP मिले? तो सर 34 फ्रॉम ETS और 2 फ्रॉम क्रेब्स साइकिल. सो 36 आउट ऑफ 38. इसीलिए उसे कहा है सेल पावर हाउस. अब यहां आपका विस्तार से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ब्रीफ नोट्स अच्छे से बनाइए और डायग्राम बड़े ध्यान से निकालिए. अब लेबल. सो नंबर 1 आउटर मेम्ब्रेन, नंबर 2 इनर मेम्ब्रेन, नंबर 3 आउटर कंपार्टमेंट, नंबर 4 इनर कंपार्टमेंट. दिस इज DNA, दिस इज क्रिस्टी, these are F1 particles. This is 1 crista and this is F1 particle. Thank you. God bless you.